हेलो डियर एस्पिरेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर्स यूट्यूब फैमिली ए बी जुडिशरी जोन। इस सेशन में आप लोग देखेंगे द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 यानी कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958। यह इस टॉपिक का दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट को आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसके पहले मैंने SC/ST एक्ट तथा राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992 का और जो 2022 का दोनों एक्ट है उस पर वीडियो बना दिया है। आप लोग इस चैनल से जुड़कर सभी वीडियो को सीक्वेंस से देख सकते हैं। जैसा कि राजस्थान जुडिशरी की भी वैकेंसी आ गई है, मैं उसके प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाऊंगी और उसमें जितने माइनर एक्ट हैं उनको सभी को कवर करवाऊंगी। आइए देख लेते हैं इस एक्ट को। धारा 1 से लेकर के 8 तक पिछली वीडियो में कवर हो चुका है। इस वीडियो में धारा 9 से पढ़ना है। पढ़ लेते हैं। बंध पत्रों के शर्तों के अनुपालन में अपराधी के असफल होने की दशा में प्रक्रिया। धारा 9 में दिया गया है कि यदि कोई अपराधी बंधपत्र के शर्तों का अनुपालन नहीं करता है तो उस दशा में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पढ़ लेते हैं। उपधारा 1, यदि धारा 4 के अधीन आदेश करने वाले कोर्ट यानी कि न्यायालय या मूल अपराध के संबंध में कार्यवाही करने वाले न्यायालय का परिवीक्षा अधिकारी के रिपोर्ट पर या अन्यथा यह विश्वास करने का कारण है कि अपराधी बंधपत्र के शर्त का अनुपालन नहीं किया है तो वह उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकेगा या उसके प्रतिभुओं के नाम समन निकाल सकेगा कि वे विनिर्दिष्ट समय के अंदर उपस्थित हों। यहाँ पे दो न्यायालयों को अधिकार दिया गया है। एक तो जो धारा 4 में आदेश कर रहा है, धारा 4 में है कि सदाचार पर अपराधी को छोड़ने के लिए उपबंध, तो यही जो धारा 4 है यहाँ पे जो आदेश करने वाला न्यायालय है वह दे सकता है। और कौन है? और मूल अपराध के संबंध में कार्यवाही करने वाला न्यायालय का यदि परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर या फिर अन्य किसी आधार पर विश्वास करने का कारण बन जाता है कि जो अपराधी है वह बंध पत्र यानी कि जो बांड भरा था उसके शर्त का अनुपालन नहीं किया है तो वह क्या करेगा? वह उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकेगा या अपराधी के या फिर उसके कोई प्रतिभू हैं तो उनके विरुद्ध क्या करेगा? समन निकाल सकेगा कि वह निश्चित समय के अंदर न्यायालय में उपस्थित हो जाए। आगे पढ़ लेते हैं। उपधारा 2, न्यायालय जब अपराधी लाया जाता है तब या तो उसे अभिरक्षा में डाल सकेगा या उसकी जमानत मंजूर कर सकेगा प्रतिभुओं के सहित या रहित इस आधार पर कि वह उसे बुलाया जाएगा तब वह उपस्थित होगा। यानी कि जब उसको समन द्वारा बुलाया जाता है या फिर गिरफ्तार करके लाया जाता है वारंट के माध्यम से, तब क्या कर सकेगा न्यायालय उसे या तो कस्टडी में भेज देगा, अभिरक्षा में भेज देगा या फिर उसको क्या करेगा? प्रतिभुओं सहित या फिर रहित जमानत पर छोड़ देगा ताकि जब उसे बुलाया जाए तो फिर वो उपस्थित हो जाए। आगे देख लेते हैं। उपधारा 3, यदि मामले के सुनवाई के बाद कोर्ट का समाधान हो जाता है कि अपराधी ने बंध पत्र के किसी शर्तों का अनुपालन नहीं किया है तो वह तत्काल उसे मूल अपराध के लिए दंडित कर सकेगा या जहां असफलता प्रथम बार होती है और बांड यानी कि बंध पत्र के लागू रहने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तो 50 रुपये का जुर्माना लगा सकेगा। यानी कि जब मामले की सुनवाई हो जाती है और कोर्ट का समाधान हो जाता है कि जो बंधपत्र है उसमें कोई किसी भी शर्त का अगर पालन नहीं किया है तो वह क्या करेगा? तत्काल निर्देश देगा कि उसे मूल अपराध के लिए दंडित कर दिया जाए या फिर प्रथम बार दोष सिद्धि अगर असफलता होती है तो उसको बांड लेकर के और 50 रुपये का जुर्माना लगा करके छोड़ दिया जाए। उपधारा 4, यदि अपराधी जुर्माना नहीं देता है तो कोर्ट उसको मूल अपराध के लिए दंड से दंडित कर सकेगा। यानी कि जो जुर्माना यहाँ पे 50 रुपये का लगाया गया है वह अगर नहीं देता है अपराधी तो क्या करेगा? कोर्ट उसको मूल अपराध के दंड से दंडित कर सकेगा। इस धारा को एक बार और रिविजन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। यदि धारा 4 के अधीन आदेश करने वाला कोर्ट या फिर मूल अपराध के संबंध में कार्यवाही करने वाला न्यायालय को परिवीक्षा अधिकारी के रिपोर्ट पर या फिर अन्य किसी आधार पर यह विश्वास करने का कारण हो जाता है कि जो बंधपत्र भरवाया गया है अपराधी से वह उसका अनुपालन नहीं किया है या फिर नहीं करेगा तो वह क्या करेगा? उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकेगा या फिर उसके या उसके प्रतिभुओं के नाम से समन निकाल सकेगा कि वह जो भी विनिर्दिष्ट की जाएगी समन में अवधि उसके अंदर वह उपस्थित हो जाएगा। उपधारा 2 में कहा गया है जब न्यायालय में अपराधी लाया जाता है यानी कि ये वारंट जब गिरफ्तार करके या फिर समन के माध्यम से लाया जाता है तो क्या करेगा? कोर्ट या तो उसको अभिरक्षा में कस्टडी में डाल सकेगा या फिर उसको प्रतिभु सहित या फिर रहित जमानत पर छोड़ सकेगा। उपधारा 3 में कहा गया है यदि मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट का समाधान हो जाता है कि अपराधी ने बंधपत्र की किसी शर्तों का अनुपालन नहीं किया है
वो क्या करेगा, वह तत्काल उस मूल अपराध के लिए जो दंड है उससे दंडित कर सकेगा, या फिर जहां असफल हुआ है प्रथम बार और बांड के लागू रहने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है तो 50 रुपये का जुर्माना उसको लगा देगा। और उपधारा 4 में कहा गया है कि यदि वह जुर्माना नहीं देता है तो उसको मूल अपराध के दंड से दंडित कर दिया जाएगा। अब पढ़ लेते हैं धारा 10। धारा 10 प्रतिभुओं के बारे में उपबंध संहिता की धारा यानी कि सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 121, 444, 446, 450, 124, 373, 447 एंड 448 इस अधिनियम के अधीन दिए गए बंध पत्रों पर और प्रतिभुओं पर लागू होगा। यहाँ पे जो संहिता है यानी कि सीआरपीसी है, ये जो जितने धाराएं हैं सीआरपीसी 1973 की धाराएं हैं। मैंने इसको अपडेट कर दिया है क्योंकि पीडीएफ में पहले की जो ये एक्ट है 1958 का, उसमें दूसरे सीआरपीसी का, पुराने वाले सीआरपीसी का दिया गया था सेक्शन। अब देख लेते हैं धारा 11। अधिनियम के अधीन आदेश देने वाले सक्षम न्यायालय अपील और पुनरीक्षण या अपीलें या पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियाँ। पढ़ लेते हैं इसको। अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन आदेश अपराधी का विचारण और उसे कारावासित करने वाला न्यायालय उच्च न्यायालय या अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा। यानी कि इस अधिनियम में जितने भी आदेश हैं और जो अपराधी का विचारण है वह किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा, उच्च न्यायालय द्वारा या फिर अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा। उपधारा 2 जहां धारा 3 व 4 के अधीन आदेश अपराधी का विचारण करने वाला किसी न्यायालय द्वारा जो कि हाई कोर्ट से भिन्न है दिया जाता है, वहां अपील ऐसे न्यायालय में हो सकेगी जहां सामान्य रूप से पूर्ववर्ती न्यायालयों के दंडादेशों के विरुद्ध अपील की जाती है। यानी कि यदि धारा 3 और 4 के अधीन कोई आदेश अपराधी का विचारण करने वाले किसी न्यायालय द्वारा जो कि हाई कोर्ट नहीं है उससे भिन्न कोई न्यायालय अगर देता है तो उसकी अपील कहाँ होगी, जहाँ पर सामान्य रूप से बनाया गया है नियम पूर्ववर्ती न्यायालयों के दंडादेशों के विरुद्ध अपील की जाती है, वहाँ पे होगी। उपधारा 3 जहाँ 21 साल से कम आयु के व्यक्ति कोई अपराध करने का दोषी पाया गया है और अपराधी को दोषी पाए जाने वाले न्यायालय द्वारा उसे धारा 3 व 4 के अधीन विचार करने से इनकार कर दिया जाता है और अपराधी के विरुद्ध जुर्माना सहित या रहित कारावास का दंडादेश पारित करता है, जिसकी कोर्ट के आदेश की कोई अपील नहीं होती या नहीं की जा सकती है, वहाँ कोर्ट जिसको अपील मामूली तौर पर की जाती है या तो स्वप्रेरणा से या अपराधी या परिवीक्षा अधिकारी के आवेदन पर मामले का अभिलेख मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा तथा उचित आदेश पारित करेगा। यानी कि यहाँ पे क्या दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति है जो 21 साल से कम है और वह कोई अपराध करने का दोषी पाया गया है और उसे धारा 3 में क्या है कि भर्त्सना पर छोड़ा जाना और धारा 4 में है सदाचार के आधार पर छोड़ा जाना। तो क्या है यहाँ पे धारा 3 व 4 के अधीन विचार करने से इनकार कर दिया जाता है, यानी कि उसको अगर छोड़ा नहीं जाना है धारा 3 और धारा 4 के अधीन और अपराधी के विरुद्ध जुर्माना सहित या फिर रहित कारावास का दंडादेश पारित करता है और यह आदेश ऐसा है जिसकी कोई अपील नहीं होती है या फिर नहीं की जा सकती है, वहाँ क्या करेगा कोर्ट, जिसको अपील मामूली तौर पर की जाती है वह क्या करेगा, यानी कि अपील न्यायालय या तो स्वप्रेरणा से या फिर अपराधी या परिवीक्षा अधिकारी के आवेदन पर मामले का अभिलेख मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा या उचित आदेश पारित कर सकेगा। आगे पढ़ लेते हैं उपधारा 4। जब धारा 3 व 4 के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है, अपील कोर्ट या हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय अपने पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऐसे आदेश को अपास्त कर सकेगा और उसके बदले में अन्य दंडादेश पारित कर सकेगा, परंतु उससे अधिक दंड नहीं देगा जो उस न्यायालय द्वारा दिया जा सकता था जो अपराधी का दोषी पाया गया था। यानी कि जहाँ पे धारा 3 और 4 के अधीन आदेश पारित कर दिया गया है वहाँ पे अपील कोर्ट और उच्च न्यायालय अपने पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करेगा और क्या करेगा, उस आदेश को अपास्त कर सकेगा या फिर उसके बदले में कोई और दंड दे सकता है। परंतु क्या है इसमें, परंतु ये है कि जिस न्यायालय द्वारा उस अपराधी को दोषी पाया गया था उससे अधिक दंड नहीं देगा। कौन नहीं देगा, तो अपील कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं देगा। अब देख लेते हैं धारा 12 दोष सिद्धि से संलग्न निरर्हता को हटाया जाना। जब कोई व्यक्ति किसी अपराध का दोषी पाया गया है और अधिनियम के अधीन धारा 3 व 4 में उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तो वह विधि के अधीन अपराध से संबंधित किसी अयोग्यता से प्रभावित नहीं होगा। यानी कि यदि कोई
अपराध से संबंधित अयोग्यता है तो वह उससे लागू नहीं होगा उस पर। परंतु इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो धारा 4 के अधीन उसे छोड़ देने के बाद फिर से मूल अपराध के लिए दंडित किया जाता है। यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति है जिसे धारा 3 व 4 में कार्यवाही की जाती है, जिसके विरुद्ध वह क्या करता है, अगर उस अपराध से संबंधित कोई अयोग्यता है तो उस पर प्रभावित नहीं होगी। लेकिन इसमें परंतु क्या दे रखा है कि यदि जो भी व्यक्ति धारा 4 के अधीन उसे छोड़ देने के बाद फिर से मूल अपराध के लिए दंडित किया जाता है, वहाँ पे यह लागू नहीं होगा। अब पढ़ लेते हैं धारा 13, परिवीक्षा अधिकारी। उपधारा 1, परिवीक्षा अधिकारी वह व्यक्ति होगा जो स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार द्वारा परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है या राज्य सरकार द्वारा उस रूप में मान्यता प्राप्त है। यानी कि परिवीक्षा अधिकारी को डिफाइन किया गया है यहाँ पे धारा 13 में कि कौन कौन से लोग परिवीक्षा अधिकारी में आएंगे। तो जिसको स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार नियुक्त कर रही है या फिर जिसको मान्यता दे रही है वह हो जाएगा परिवीक्षा अधिकारी। बी में है राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सोसाइटी द्वारा इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराया गया हो। यानी कि या तो राज्य सरकार नियुक्त की या फिर मान्यता दी उसको, या फिर राज्य सरकार द्वारा कोई मान्यता प्राप्त सोसाइटी है तो वह उपलब्ध कराता है। सी में है किसी असाधारण परिस्थितियों में कोई अन्य व्यक्ति होगा जो कोर्ट के राय में विशेष परिस्थिति में परिवीक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करने के योग्य हो। यानी कि यदि कोई अन्य परिस्थिति हो वहाँ पे किसी अन्य व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है परिवीक्षा अधिकारी जो उसको करने के लिए विशेष रूप से योग्य हो। उपधारा 2 यानी कि उपधारा 1 में कहा गया है परिवीक्षा अधिकारी के बारे में कि कौन होगा परिवीक्षा अधिकारी, तो वह व्यक्ति होगा जिसको राज्य सरकार नियुक्त कर रही है या फिर मान्यता प्रदान कर रही है या फिर कोई जो मान्यता प्राप्त सोसाइटी है राज्य सरकार के द्वारा उसके द्वारा उपलब्ध कराया जाता है कोई व्यक्ति, तो वह हो जाएगा परिवीक्षा अधिकारी। और कौन हो जाएगा, यदि कोई असाधारण परिस्थिति है तो वहाँ पे कोई अन्य व्यक्ति को बनाया जा सकता है जब जिसको विशेष ज्ञान हो और योग्य हो परिवीक्षा अधिकारी के। आगे पढ़ लेते हैं उपधारा 2, धारा 4 के अधीन आदेश पारित करने वाला न्यायालय या अपराधी के निवास स्थान का जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम किसी भी समय पर्यवेक्षण आदेश में जिस व्यक्ति का नाम है उसे उसके निवास स्थान पर कोई परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त कर सकेगा। यानी कि उपधारा 2 में क्या कहा जा रहा है कि धारा 4 के अधीन आदेश पारित करने वाला न्यायालय या फिर अपराधी के निवास स्थान का जिला मजिस्ट्रेट किसी भी समय पर्यवेक्षण आदेश में जिस व्यक्ति का नाम है उसके निवास स्थान पर कोई परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त कर सकेगा। स्पष्टीकरण है, इस धारा में प्रेसिडेंसी नगर को जिला समझा जाएगा और मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को जिला मजिस्ट्रेट समझा जाएगा, इसका अब कोई यूज नहीं है। उपधारा 3 है परिवीक्षा अधिकारी उस जिले के जिसमें अपराधी निवास करता है जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन होगा। यानी कि जो परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा वह जिस जिले में नियुक्त किया जाएगा उस जिले के मजिस्ट्रेट के अधीन होगा। अब पढ़ लेते हैं धारा 14, परिवीक्षा अधिकारियों के कर्तव्य। देख लेते हैं कौन कौन से कर्तव्य हैं परिवीक्षा अधिकारी के। परिवीक्षा अधिकारी ऐसे शर्तों और निर्बंधों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाएं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अब कौन कौन से कर्तव्य होंगे पढ़ लेते हैं। वह अभियुक्त की परिस्थितियों और उसके घरेलू माहौल की जांच करेगा तथा कार्यवाही करने के सबसे उचित प्रक्रिया से कोर्ट का सहायता करेगा तथा अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट को देगा। यानी कि जो परिवीक्षा अधिकारी है वह जो भी परिस्थिति है अभियुक्त की उसकी और उसके घर का क्या माहौल है उसका जांच करेगा और जो भी उचित प्रक्रिया है उसके द्वारा सहायता करेगा कोर्ट का और जांच की रिपोर्ट कोर्ट को देगा। बी में है पर्यवेक्षण के अधीन रखे गए व्यक्तियों की परिवीक्षा करेगा और जहां भी आवश्यक है वहां उसके लिए नियोजन यानी कि कार्य ढूंढने का प्रयास करेगा। यानी कि जो व्यक्ति पर्यवेक्षण में रखे जाते हैं परिवीक्षा अधिकारी के उनका क्या करेगा, परिवीक्षा करेगा और उनको यदि आवश्यक है तो उनके लिए कार्य ढूंढने का प्रयास करेगा। सी में है न्यायालय द्वारा आदेशित प्रतिकर या खर्च को देने में अपराधियों को सलाह और सहायता देगा। यानी कि जो प्रतिकर या खर्च न्यायालय द्वारा दिया गया है उसको उसके बारे में देगा सलाह और सहायता करेगा, किसकी, तो अपराधी की। डी में है उन व्यक्तियों को जो धारा 4 में सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़े गए हैं विहित रीति से सलाह और सहायता देगा। यानी कि यहाँ पे भी सलाह और सहायता देगा जो व्यक्ति धारा 4 में सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़े गए हैं। ई में है ऐसे अन्य कार्य करेगा जो विहित की जाए। यानी कि इसके कितने कार्य हो गए, तो पहले तो अभियुक्त की परिस्थिति और उसके घर के माहौल की जांच करेगा और जो भी उचित प्रक्रिया होगी उससे कोर्ट की सहायता करेगा। और बी में है
कि वह क्या करेगा, जो उसके अंतर्गत यानी कि उसके पर्यवेक्षण के अधीन जो व्यक्ति रखा गया है उसकी परिवीक्षा करेगा और उनके लिए नियोजन यानी कि कार्य ढूंढने का प्रयास करेगा। और फिर क्या करेगा, जो भी न्यायालय प्रतिकर या खर्च दिया है उसके बारे में अपराधी को सलाह और सहायता देगा। तथा यदि कोई व्यक्ति जो अपराधी है धारा 4 में सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ा गया है तो उसको उस रीति का सलाह और सहायता देगा और अन्य कार्य करेगा जो भी बनाया जाए, नियम द्वारा विहित किया जाए। आगे पढ़ लेते हैं धारा 15। धारा 15 में है परिवीक्षा अधिकारियों का लोक सेवक होना। प्रत्येक परिवीक्षा अधिकारी और अन्य अधिकारी जिसे अधिनियम के अनुसरण में नियुक्त किया गया है आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे। यानी कि जो भी परिवीक्षा अधिकारी हैं वह लोक सेवक समझे जाएंगे। तो इसके अर्थ में समझे जाएंगे तो जो आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 है उसमें जो लोक सेवक बताए गए हैं उनके अर्थ में समझे जाएंगे लोक सेवक। धारा 16 सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। पढ़ लेते हैं। राज्य सरकार या परिवीक्षा अधिकारी या अन्य नियुक्त अधिकारी इस अधिनियम में बनाए गए किसी नियम या आदेश का सद्भावना पूर्वक या सद्भाव के आशय से अनुसरण करता है तो उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही नहीं होगी। यानी कि यहाँ पे सद्भावना पूर्वक कोई भी कार्य किया गया है तो उसको संरक्षण प्रदान किया गया है कि उसके विरुद्ध कोई भी विधिक कार्यवाही नहीं होगी। अब पढ़ लेते हैं धारा 17 नियम बनाने की शक्ति। उपधारा 1 राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन से इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। यानी कि नियम यहाँ पे कौन बना रहा है तो राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन से बना रही है। उपधारा 2 ऐसे नियम किसी अन्य विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्न सभी विषय या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेगा। पढ़ लेते हैं। परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति, उनकी सेवा के निबंधन तथा उनके अधिकारिता क्षेत्र के बारे में होगा नियम, और परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य के बारे में और उनके द्वारा दिए गए रिपोर्ट के बारे में, उन शर्तों के बारे में जो सोसाइटी को धारा 13(1)(b) के प्रयोजन के लिए मान्यता दी जा सकेगी। परिवीक्षा अधिकारी के पारिश्रमिक और खर्चों अथवा किसी सोसाइटी को जो परिवीक्षा अधिकारी उपलब्ध करती है सहायता के लिए समुदाय के बारे में किसी अन्य विषय जो विहित किया जाए या किया जाना है या फिर किए जाए उनके बारे में बना सकेगा। यानी कि परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य में क्या है, किस सब्जेक्ट पर नियम बनाएंगे तो परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति जो राज्य सरकार है किस विषय पर बनाएगी नियम, परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति पर बनाएगी या फिर उनकी सेवा के निबंधन जो भी हैं और उनके अधिकारिता क्षेत्र के बारे में या फिर परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य के बारे में और उनके द्वारा किए गए रिपोर्ट के बारे में और ऐसे शर्त के बारे में जो सोसाइटी द्वारा मान्यता दिया गया है। और परिवीक्षा अधिकारी की पारिश्रमिक और खर्चों अथवा किसी सोसाइटी को जो परिवीक्षा अधिकारी के लिए उपबंध करती है सहायता के लिए समुदाय के बारे में बना सकेगी और किसी अन्य विषय पर भी बना सकेगी जो विहित किया जाए। उपधारा 3 इस धारा के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम पूर्व प्रकाशित किसी शर्त के अधीन होंगे और बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। अब पढ़ लेते हैं धारा 18 कुछ अधिनियमितियों के प्रवर्तन की व्यावृत्ति। निम्नलिखित उपबंध इस अधिनियम के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे। पढ़ लेते हैं। सुधारात्मक विद्यालय अधिनियम 1987 की धारा 31, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 की धारा 5, उपधारा 2 किशोर अपराधी या सुधार विद्यालयों से संबंधित किसी राज्य में लागू किसी विधि के उपबंध, ये क्या होंगे, इनके उपबंध प्रभावित नहीं होंगे इस अधिनियम से। आगे पढ़ लेते हैं धारा 19 संहिता की धारा 360 यानी सीआरपीसी की धारा 360 का कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होना। सीआरपीसी की धारा 360 उन राज्यों में या राज्य के उस भाग में लागू नहीं रह जाएगी जिसमें यह अधिनियम लागू हो गया है। यानी कि जहाँ पे यह अधिनियम लागू हो गया है वहाँ पे धारा 360 सीआरपीसी की लागू नहीं होगी। अब लास्ट में एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। धारा 1 में है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। धारा 2 में है परिभाषाएं। धारा 3 में है कुछ अपराधों को भर्त्सना के बाद छोड़ देने की न्यायालय की शक्ति। धारा 4 में है कुछ अपराधियों को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ देने की न्यायालय की शक्ति। धारा 5 में है छोड़े गए अपराधियों से प्रतिकर और खर्च देने की अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्ति। धारा 6 में है 21 वर्ष से कम आयु वाले अपराधियों के कारावास पर निर्बंधन।
धारा 7 में है परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट का गोपनीय होना और धारा 8 में है परिवीक्षा की शर्तों में फेरफार। धारा 9 में है बंध पत्रों के शर्तों के अनुपालन में अपराधी के असफल होने की दशा में क्या प्रक्रिया होगी। धारा 10 में है प्रतिभूति के बारे में उपबंध और धारा 11 में है अधिनियम के अधीन आदेश देने वाले सक्षम न्यायालय अपील और पुनरीक्षण या अपीलें या पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियाँ। धारा 12 में है दोष सिद्धि से संलग्न निरर्हता को हटाया जाना। धारा 13 में परिवीक्षा अधिकारी के बारे में है। धारा 14 में है परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य। धारा 15 में है परिवीक्षा अधिकारियों का लोक सेवक होना। धारा 16 में है सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाहियों के लिए संरक्षण। धारा 17 में है नियम बनाने की शक्ति। धारा 18 में है कुछ अधिनियमितियों के प्रवर्तन की व्यावृत्ति और धारा 19 में है संहिता की धारा 360 का कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होना। अब यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपराधी परिवीक्षा अधिनियम को। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्ट को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।